हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के हमारी इकोनॉमी के पीवाईक्यूज और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है इकोनॉमी पीवाईक्यूज का। तो यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे जो भी हमारे पिछले 5 साल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो हम सब इसी वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी सेम प्लेलिस्ट में हमने जो इससे पहले की जहाँ पे सब्जेक्ट्स किए हैं जिसमें हमने पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए उन सब्जेक्ट्स के। तो हमने यहाँ पे फिजिक्स कवर ऑलरेडी कर लिया है, बायो कर लिया, केमिस्ट्री भी कर लिया है और ज्योग्राफी भी कर लिया है। तो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं दे रखा है या फिर एक भी आपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी सीरीज चल रही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको उसी चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ मैं उसको वहाँ पे रेगुलरली क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उससे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। एंड लास्ट चीज़ आपके लिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज चल रही है, तो हर एक को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू व्हाट। ठीक है, तो बेसिकली आपसे यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर रखा है कि सीआरआर क्या होता है। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरआर। तो यहाँ पे बेसिकली एलआरआर जो है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इसी का ही ये पार्ट होता है सीआरआर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और इसका एक और यहाँ पे पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, और इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सीआरआर होता है बेसिकली ये क्या बताता है कि यहाँ पे जितनी भी आपकी कमर्शियल बैंक्स है उसको, उन सबको यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ कैश जो है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आरबीआई के साथ अपना डिपॉजिट करके रखे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो उनके पास डिपॉजिट्स आए, मान लो 1000 रुपए के। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीआरआर है यहाँ पे ये आरबीआई डिसाइड करता है कि ये कितने परसेंट रहेगा। तो बेसिकली आपका 3 से लेकर 15% तक का इसका रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आरबीआई यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये कितना परसेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो भी कमर्शियल बैंक के अंदर मान लो जितना भी डिपॉजिट आया, तो उसका सर्टेन परसेंटेज यहाँ पे उनको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, मतलब आरबीआई में रखना पड़ता है। ये आपका क्या बताता है, ये बताता है आपका सीआरआर। ठीक है, और यहाँ पे एसएलआर का बेसिकली क्या मतलब है, एसएलआर का मतलब भी यहाँ पे सेम ही है कि यहाँ पे वो भी डिपॉजिट ही रखना पड़ता है। बस फर्क यहाँ पे ये है, सीआरआर में वो आरबीआई में रखना पड़ रहा था या फिर सेंट्रल बैंक में रखना पड़ रहा था, पर एसएलआर में उनको अपने ही पास रखना है, पर उनको ये सब डिपॉजिट बचा के रखना है। ठीक है, मतलब उतना परसेंटेज जो है यहाँ पे डिपॉजिट्स का, वो यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, या फिर आप बोल सकते हो बचा के रखना है। ठीक है, उसको वो खर्च नहीं कर सकते, उसको ना तो लोन पे दे सकते हैं, ना इन्वेस्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको उतनी चीज तो मेंटेन करके रखनी है। तो यहाँ पे वो क्या होगा, आपका एसएलआर होगा अगर वो अपने पास रखते हैं, और सीआरआर होगा अगर वो सेंट्रल बैंक में रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखते क्या है, यहाँ पे अगर हम उसकी बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे गोल्ड हो गया, ठीक है, कैश हो गया, तो ऐसी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, ये या तो आरबीआई में रखेंगे, ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक में, या फिर अपने पास एज अ रिजर्व रखेंगे। ठीक है, रिजर्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको यहाँ पे इनके फुल फॉर्म में भी दिख रहा है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे गोल्ड और कैश तो आपका एसएलआर में, सीआरआर में आपका क्या है, कैश। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका यहाँ पे कैश है, और यहाँ पे एसएलआर में आपका गोल्ड भी है, कैश भी है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे अब जो पढ़ो, आपको कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे मैच कर रही है। तो द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट। ठीक है, तो लिक्विड एसेट तो नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड एज बैलेंसेस विद आरबीआई। तो आपका ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपका क्या, ये आरबीआई के साथ ही आपको रखना पड़ता है, तो बी ऑप्शन क्या यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाउ नीचे पढ़ लेते हैं हम लोग, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक हैव टू होल्ड एज पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ कैश होल्डिंग टू रिजर्व ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो मतलब अपने पास रखता है, तो वो भी यहाँ पे क्या नहीं है। तो यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या है सीआरआर का, कि यहाँ पे जो भी रिजर्व उसको रखना है, तो वो जो भी यहाँ पे आरबीआई परसेंटेज बताएगा, ठीक है, उतना परसेंटेज उसको रिजर्व रखना पड़ेगा अपने डिपॉजिट का, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक आप जिसको बोलते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेपो रेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, तो देखो रेपो रेट समझाने के लिए सबसे यहाँ पे ईजी है, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे
एक एग्जाम्पल लेके ही समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, और ये आपकी कोई भी एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई भी कमर्शियल बैंक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है रेपो रेट में, जब यहाँ पे आरबीआई बैंक को मनी लैंड करता है, ठीक है, मनी यहाँ पे लोन के तौर पे देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। जब यहाँ पे आरबीआई बैंक को, आप बोल लो कमर्शियल, किसी भी कमर्शियल बैंक को जब यहाँ पे मनी उधार देता है, ठीक है। और जैसा आपने सुना है कि यहाँ पे लोन के केस में क्या होता है, जब बैंक किसी भी बिजनेस या फिर इंडिविजुअल को यहाँ पे लोन देता है, तो उस बिजनेस या फिर इंडिविजुअल को कुछ यहाँ पे गिरवी भी रखना पड़ता है, मतलब कुछ लाइबिलिटी भी रखनी पड़ती है यहाँ पे एज एन, मतलब आप समझ सकते हो कि एसेट रखना पड़ता है कोई, ठीक है। उधार, आप जब हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक एसेट रखना पड़ेगा गिरवी, ताकि अगर मान लो आप आगे जाके कभी रीपेमेंट ना कर पाओ, तो वो जो बैंक है उसको बेच के अपने यहाँ पे रुपए वापस ले पाए, ठीक है। तो यही सेम केस आपका इसमें भी देखने को मिलता है, जब आरबीआई बैंक को जब मनी देता है, तो यहाँ पे बैंक को भी यहाँ पे आप समझ सकते हो उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि वो यहाँ पे इनके फंड्स वापस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज जैसा हमें देखने को मिलता है कि बैंक में जब हम लोन लेते हैं तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है, जब यहाँ पे आरबीआई बैंक को लोन देता है या फिर जब भी यहाँ पे मनी उधार में देता है, तो यहाँ पे आरबीआई को भी सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे आगे इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेपो रेट बेसिकली क्या है, जब यहाँ पे आरबीआई बैंक को उधार दे रहा है, ठीक है, कभी भी कोई भी मनी यहाँ पे उधार दे रहा है, तो उसके केस में ना आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि इट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन ओवरनाइट बोरिंग, ये भी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ओवरनाइट बोरिंग बार बार आ रहा है, इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर बैंक एकदम दिवालिया हो चुका है, ठीक है, मान लो उसको ना डे टू डे फंक्शंस करने हैं, वो अपने सर्टेन कंडीशंस मीट नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे यहाँ पे आरबीआई बैंक को यहाँ पे लोन देता है, ठीक है, आप समझ लो यहाँ पे मनी उधार पे दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में क्या बोल रहा है, इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब देखो कोलेट्रल वही हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कुछ चीज आप यहाँ पे गिरवी रख रहे हो, ठीक है, तो यही आपकी क्या है, एक टाइप से आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे आप दे रहे हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे बैंक भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, बाकी सब आपके यहाँ पे सही है, सी आपका गलत है, और आपसे यहाँ पे नॉट ही पूछा था तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया आपका यहाँ पे रेपो रेट, इसी का एक रिवर्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स नहीं है, रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेपो रेट में क्या हो रहा था कि आरबीआई बैंक में रुपए, मतलब उसको रुपए दे रहा था, ठीक है, उसमें डिपॉजिट कर रहा था और फिर आरबीआई को ही यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था। पर अब यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में बेसिकली क्या होगा कि मान लो हमारी कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जिससे आरबीआई क्या है वो वीक हो जाए, तो जो यहाँ पे हमारे कमर्शियल बैंक्स है वो अपना कुछ सर्टेन अमाउंट आरबीआई में रखेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो उस केस में जो वो इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा है आरबीआई, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे उल्टी हो गई, यहाँ पे आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट रेट दे रहा है, पिछली वाली में बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट रेट दे रहा था, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने बैंक को रुपए दिए थे पिछले वाले में यहाँ पे रेपो रेट में, पर यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, बैंक ने आरबीआई को रुपए दिए, ठीक है, तो उल्टा हो गया। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, रिवर्स रेपो रेट। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा, यहाँ पे बेसिकली ये आपका किससे रिलेटेड रहेगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि डेमोग्राफिक की यहाँ पे बात की गई है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी एक कोई कंट्री है, इसमें यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन 100 में से मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 54 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप के हैं, ठीक है। वर्किंग एज ग्रुप यहाँ पे कौन सा हो गया, जैसे कि यहाँ पे जो आपके 18 ईयर से प्लस के हो गए, ये सब आपके यहाँ पे क्या हो गए, वर्किंग एज ग्रुप हो गए 60 ईयर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, वर्किंग एज ग्रुप हो गए, अगर हम इंडिया की तरफ से यहाँ पे बात कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बचे हुए कितने हो गए, यहाँ पे 46, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि जो आपके यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप है उसका नंबर यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपका यहाँ पे जो नॉर्मल एज ग्रुप है उससे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे क्योंकि इसका यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप आपकी यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है,
नॉर्मल पॉपुलेशन से, तो यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ना वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ये जल्दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखोगे अगर पढ़ोगे, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू द हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और आपको याद रखना है डेमोग्राफिक आपका यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है वो थोड़े अलग है, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है, या फिर यहाँ पे वो एजुकेशनल फील्ड या फिर डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इकोनॉमिक में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बता। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोअर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपका ए पर्सन है, उसने यहाँ पे जब बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे बैंक से लोन लिया, वो एक्स अमाउंट का यहाँ पे उसने लोन लिया, पर जब वो यहाँ पे वापस से रीपेमेंट कर रहा है, तो वो यहाँ पे वो अमाउंट तो कर ही रहा है, प्लस साथ में यहाँ पे वो वाई अमाउंट भी और कर रहा है। तो आपसे पूछा ये वाई अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी लोन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बाकी आपको यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं उनके बारे में। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट भी आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, बस फर्क यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका कमर्शियल बैंक आपके आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। ये कब देता है अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, जब आपका आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक आपके कमर्शियल बैंक को लोन देता है, या फिर आप बोलो मनी आपका यहाँ पे देता है, उनको लैंड करता है ये मनी, तो उस केस में आपका जो कमर्शियल बैंक है उसको वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रेट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते, तो नेक्स्ट आपको दे रखा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो देखो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बेसिकली आपका क्या होता है, जब आप कोई भी इंटरेस्ट बता रहे हो विदाउट आप इन्फ्लेशन को अपने कंसीडर करके, जैसे मान लो यहाँ पे आज 2024 में आपने कोई भी रेट बोला, ठीक है, वो उससे उस पर्टिकुलर इंसान ने मान लो आपसे 2 साल के लिए कोई लोन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट बता रहे हो उसमें आप इन्फ्लेशन काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने मान लो इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया है कि आप आगे जाके कितना इन्फ्लेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोन नहीं ले रहे हो, आप करंट सिचुएशन को देख के आप क्या कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो, ठीक है। आगे जाके क्या इन्फ्लेशन होगा उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये भी। नाउ लास्ट आपके पास है यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली आपके यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं जब भी यहाँ पे लोन दिया जाता है उससे पहले, ठीक है। अब उस पर क्या क्या चीज़ें आती है बेसिकली, कि यहाँ पे कितना परसेंट आपका आप बोल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कितना अमाउंट का आपको यहाँ पे लोन चाहिए, फिर तीसरी चीज़ आप यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे आप गिरवी रखोगे, ठीक है। साथ ही साथ कितनी लॉन्ग टर्म का आपको यहाँ पे लोन चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपकी किसके अंदर आती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आती है। और ये सब लोन देने से पहले ही यहाँ पे आपसे लिखवा दिया जाता है, आप बोल लो, या फिर सब कुछ फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा था इसका आंसर होगा आपका रियल इंटरेस्ट रेट, और बाकी भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी, ठीक है। तो नैरो मनी एक टाइप का आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे सिंबलाइज किया जा रहा है कि मनी किस टाइप का है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे नैरो मनी होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं M1 से, ठीक है, ये 1 है, M1 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इसमें आपकी सारी करेंसी आती है जो भी आपके यहाँ पे पब्लिक के साथ है, प्लस यहाँ पे जितनी भी पब्लिक की करेंसी, ठीक है, पब्लिक की करेंसी यहाँ पे जो भी डिपॉजिट है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, विद बैंक में बोल सकते हो आप, किसी भी टाइप का यहाँ पे डिपॉजिट है, ठीक है, वो सारा, प्लस उसकी उनके पास जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में उनके पास अभी करेंसी है, चाहे कॉइन हो कुछ भी हो, ठीक है। फिर साथ ही साथ कोई भी डिमांड डिपॉजिट हो जो यहाँ पे पब्लिक वाले के अंदर ही आ जाता है, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी हम लोग बात करते हैं रियल मनी हो आरबीआई के पास, या फिर आप बोल सकते हो इसी को सेंट्रल बैंक के पास, रियल मनी इन द सेंस कॉइन हो गए, करेंसी हो गए, लिक्विड एसेट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपकी नैरो मनी के अंदर आती है, ठीक है। तो आपके जो शुरू के 3 ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, और जो 4th ऑप्शन है गलत है, क्योंकि बैंकर्स का कोई डिपॉजिट आपका आरबीआई के साथ इसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे काउंट क्या होता है नैरो मनी में, बेसिकली जो भी करेंसी आपकी प्रेजेंट टाइम में पब्लिक के पास है वो, दूसरा चीज़ यहाँ पे जो भी पब्लिक के डिपॉजिट है बैंक्स में, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, किसी भी टाइप का डिपॉजिट हो, लिक्विड डिपॉजिट हो, कुछ भी डिपॉजिट हो, तो वो सारे डिपॉजिट भी यहाँ पे इस पे काउंट होते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे वो हर एक चीज़ जो आपके आरबीआई के पास है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे कॉइन हो, करेंसी हो, लिक्विड एसेट हो, ठीक है, रियल मनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे M1 में काउंट होगी, जो क्या है आपका यहाँ पे नैरो मनी, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, जो कि आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है,
जो आपका यहाँ पे M1 है, ठीक है, तो M1 जो अभी मैंने बताया ये सब हो गया, ठीक है, करेंसी प्लस आपका डिमांड डिपॉजिट, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वरना आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे कि देखो जब भी यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है तो मतलब पब्लिक और आरबीआई दोनों की बात हो रही है, डिमांड की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके मनी होते हैं, ठीक है, दूसरा आपका होता है यहाँ पे M2। तो M2 क्या होता है बेसिकली आपका यहाँ पे M1, मतलब जो कि आपका M1 में है वो तो है ही यहाँ पे M2 में, प्लस साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा विलेजेस में ज्यादातर लोग बैंक में नहीं करते हैं सेव, वो ज्यादातर अकाउंट अपना पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाते हैं और उसमें अपने रुपए बचा के रखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की जो यहाँ पे आपकी सेविंग है, ठीक है, वो भी आपकी क्या है M2 में काउंट होगी, मतलब कि जो M1 में है वो तो काउंट होगी ही होगी, पर जो पोस्ट ऑफिस में आपकी सेविंग है वो भी यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है, तो वो M2 हो गया आपका। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं M3 की, ठीक है, तो देखो M3 आपका यहाँ पे थर्ड टाइप का मनी है, तो यहाँ पे क्या है M3 में बेसिकली आपका जो भी आपका M1 है वो तो है ही, ठीक है, साथ ही साथ आपके जो टाइमली डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे काउंट होंगे, तो टाइम डिपॉजिट्स साथ में आपका M1, ठीक है, तो ये क्या बना देगा M3 बना देगा। फिर आपका जो लास्ट है वो है M4। अब M4 आपका क्या होता है, M4 आपका बेसिकली होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो आपकी यहाँ पे सेविंग है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो आपकी यहाँ पे सेविंग है, ठीक है, तो देखो M4 बेसिकली क्या हो गया M3, तो M3 में M1 तो ऑलरेडी आ ही रहा है और साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए, तो वो सब आपका यहाँ पे M4 में आ ही गया। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे बस उसने पोस्ट ऑफिस पे जो आप सेव कर रहे हो वो भी यहाँ पे M4 में काउंट हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चारों चीजें याद रखनी है, M1 M2 M3 M4, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके मनी के टाइप है, एक टाइप से आप ऐसे याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको देखो डायरेक्टली याद रखना है कि M3 टाइप का जो आपका मनी है, जहाँ पे हमने बात की थी कि M3 क्या होता है आपका, जहाँ पे M1 तो आता ही है, साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे नेट डिपॉजिट्स है जो आपके कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, जिसको हमने टोटल डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट्स के नाम से हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो वो भी यहाँ पे आपके आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि M3 टाइप का जो आपका मनी है वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है। एंड नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो M1 और M2, ठीक है, इन दोनों को ही आप लिक्विड, आप ये नैरो मनी के नाम से भी जानते हो, ठीक है, पर बेसिकली अगर आपसे पूछता है नैरो मनी तो वो आपका M1 होगा, ठीक है, याद रखना है ये आपको। अब M2 और M1 आपको यहाँ पे नैरो मनी के नाम से हम लोग जानते हैं, और M3 M4 आप हम लोग ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर से जो टर्म है बस ये याद रख लेना। नाउ अगली चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो आपका M1 है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या आपका लिक्विड में मिलता है, ठीक है, मोस्ट लिक्विड, ठीक है, और ईजीएस्ट है यहाँ पे बेसिकली आपके ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे यही यूज होता है, ठीक है, M1, क्योंकि आप M3 देखो इसलिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कि M3 में M1 भी है ही, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे भी याद रखना है ना। उसके बाद जो आपका यहाँ पे M4 है, तो वो आपका क्या है यहाँ पे लीस्ट है, ठीक है, लीस्ट लिक्विड है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि M4 आपका क्या आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सेविंग है उसको मिला के, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि M4 आपका लीस्ट है, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड्स में है, पर सबसे ज्यादा यूसेज अगर हम बात करते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में तो M3 की होती है। तो ये 3 पॉइंट है आपको यहाँ से पता होने चाहिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे जब आपसे नैरो के बारे में बोलेगा तो M1 होगा, पर अगर यहाँ पे मान लो ऑप्शन में आ जाता है M1 M2 क्या है ऐसे करके, तो उस टाइम में आप दोनों को नैरो करोगे और M3 M4 को यहाँ पे आप ब्रॉड करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है M3। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मनी, ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपको यहाँ पे एक्सचेंज में पैसे ही देने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा चीज यहाँ पे कि एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आप यहाँ पे कुछ भी सेव कर रहे हो जो, तो आप इस पर्टिकुलर चीज में आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप अपने मनी को, अपने आप बोल सकते हो एसेट्स को आप सेव कर सकते हो, और विदाउट डिप्रेसिएशन जो हम लोग ने यहाँ पे बात कर रखी है पहले भी, उसके बिना यहाँ पे आप उसको अच्छी वैल्यू पे आप आगे जाके बेच भी सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट है सी, थर्ड ऑप्शन जो है आपको दे रखा है कि यूज एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या कहने का कि यहाँ पे जो आपका मनी है उसकी वजह से हम यहाँ पे ये बता सकते हैं
कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर गुड जो आपको यहाँ पे चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए और उस पर आप कितना आपको यहाँ पे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम किससे पता कर पाते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट से कर पाते हैं, और वो उसमें हेल्प करता है मनी। अब लास्ट है आपके पास कि यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है और यही आपका यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे मनी को यूज नहीं किया जाता है कंजम्पशन को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नौ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि अकॉर्डिंग टू जॉन मेनर्ड केनीज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो देखो आपको यहाँ पे याद होगा कि यहाँ पे जो केनीज है इन्होंने क्या दिया था आपको, इन्होंने आइडिया दिया था डेफिसिट फाइनेंसिंग का, ठीक है। हमने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे इन्हीं ने ही यहाँ पे बोला है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका यहाँ पे किस पे डिपेंड होता है, आपका एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अब बेसिकली एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपका, यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें आपकी प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी यहाँ पे आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है और वो यहाँ पे फिनिश हो गई है, मतलब आपकी यहाँ पे वो आपने अच्छे से प्रोड्यूस करके फिनिश कर चुकी है, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी हुई हैं प्रोड्यूस, ठीक है, गुड्स हो या सर्विसेज हो आपकी इकोनॉमी के अंदर, उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपका, जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस हुई हैं इकोनॉमी में, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है वो इसी पे ही डिपेंडेंट होती है, ये आपका यहाँ पे केनीज ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बस इतना याद रखना है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज इन 1950s, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जर्मनी, और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सोशल मार्केट इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। तो सोशल मार्केट इकोनॉमी बेसिकली आपकी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे आप बैलेंस करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप बैलेंस करते हो मार्केट इकोनॉमी को, ठीक है। एक तो आप बैलेंस कर रहे हो वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी को एंड, और साथ ही साथ आप यहाँ पे सोशल जस्टिस को भी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो मार्केट इकोनॉमी को और साथ ही साथ सोशल जस्टिस को, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जर्मनी में हुआ था 1948 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे पहली बार इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया था, ठीक है। अब इसी के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहले हम लोग इसको जानते हैं राइन कैपिटलिज्म से, ठीक है, कैपिटलिज्म। फिर दूसरा ही इसका नाम है यहाँ पे राइन एल्पाइन, ठीक है, राइन एल्पाइन कैपिटलिज्म, ठीक है। और फिर इसका ही हम लोग तीसरे नाम से हम लोग जो जानते हैं वो है आपका सोशल कैपिटलिज्म। ये सब आपको यहाँ पे टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मान लो घुमा के पूछ दिया तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता हो, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है वो है यहाँ पे आपका राइनीज मॉडल, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं, इन चारों को ही हम लोग बेसिकली सोशल मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम आपको पता होना चाहिए। सोशल मार्केट इकोनॉमी है क्या, जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो मार्केट इकोनॉमी को भी साथ ही साथ सोशल जस्टिस को भी, और ये आपका सबसे पहले जर्मनी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जर्मनी। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स, ठीक है। तो ये पहले तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में ही पता चल गया कि जो आपके ई रूपी है वो यहाँ पे कैसी सर्विस है, एक प्रीपेड सर्विस है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता चल गई। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे इसके कैप की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक ही यहाँ पे आपका वैलिड होने वाला है, तो यहाँ पे ये 10,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ तक ही आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या है, ई रूपी आपको यहाँ पे मिल सकता है 10,000 से लेके 1 लाख तक, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पता होनी चाहिए आपको यहाँ पे, कि अगर मान लो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है, ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तब भी आपको क्या है, ई रूपी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है, क्योंकि जो आपका ई रूपी है वो आपका बेसिकली एक क्यूआर कोड है, ठीक है, जो आपके मोबाइल पे आता है। और मोबाइल में चाहे आपके पास कोई दूसरा कार्ड हो या ना हो, या फिर मोबाइल में कोई दूसरा ऐप हो या ना हो, या फिर इंटरनेट कनेक्शन भी ना हो, तब भी आपको यहाँ पे ई रूपी पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ई रूपी आपका क्या है, एक टाइप से आपका कैशलेस कॉन्टैक्टलेस आपका एक मेथड है डिजिटल पेमेंट करने का, ठीक है। जहाँ पे आपका जो ई रूपी है बेसिकली आपका एक क्यूआर कोड है, जो कि आपके यहाँ पे मोबाइल पे आता है यूज़र के, और आप इसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे 10,000 से 1 लाख तक की आपकी यहाँ पे कैप है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा आपको दे रहा है कि बेनिफिशियरीज कैन रिसीव ई रुपी विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट, ये भी एकदम सही, अभी हमने देखा। तीसरा आपसे बोल रहा है कि टू रिसीव ई रुपी ऑन मोबाइल फोन्स
बेनिफिशियरी नीड टू स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन, तो यह गलत है। इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ तक सही था, पर यहाँ तक ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या है, गलत है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी होगा तब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 का ही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो 1 एंड 2 यहाँ पे ए ऑप्शन में करेक्ट है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि एजेंसी फंक्शन आपके कौन से होते हैं कमर्शियल बैंक्स में। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे उनका कमर्शियल बैंक्स का जो हमारा एजेंसी फंक्शन होता है वो होता है यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है। लोन्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पहला यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स का आपका एजेंसी फंक्शन होता है। दूसरा यहाँ पे आपका होता है जो भी आप यहाँ पे डिपॉजिट्स कर रहे हो ना बैंक में, वो यहाँ पे उनका एक टाइप से आप उनका एजेंसी फंक्शन है वो, कि आप उनके पास आप अपने डिपॉजिट्स जमा कर रहे हो या फिर आप बोलो सेविंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट्स भी किस में आता है आपका, यहाँ पे डिपॉजिट्स भी आपका आता है एजेंसी फंक्शन में, ठीक है। तो ये दो आपके टाइप होते हैं आपके कमर्शियल बैंक के एजेंसी फंक्शन के। अब नाउ यहाँ पे हम लोग इनसे मैच करते हैं। तो सबसे पहले ही आपको दे रखा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो आपका यही आंसर होने वाला है, ये आपका करेक्ट हो गया। दूसरा आपको दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक कहीं पे दूसरी जगह आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इसका एजेंसी फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, ये भी इसका एजेंसी फंक्शन नहीं है। प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये भी नहीं है। अब देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो बात करते हैं। तो देखो ओवरड्राफ्ट बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, जब भी मान लो कि आपके अकाउंट में मान लो कि 50 रुपये हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे ना 100 रुपये का सामान खरीदना था। तो यहाँ पे जब आपके पास 85 रुपया और आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, जबकि आपके अकाउंट में से 85 रुपये थे पर आपको 100 रुपये चाहिए थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी कर दिया और ट्रांजैक्शन सक्सेस भी हो गया, क्योंकि और आपके बिहाफ पे बैंक ने 50 रुपये उसमें यहाँ पे भर दिए, ठीक है। 50 रुपये तो आपके यहाँ से गए, 50 रुपये यहाँ पे बैंक ने भर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके अकाउंट में कम रुपए हैं और आपको यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन हो ज़्यादा रुपए का हो, तो इन केस उस केस में आपका यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डिफरेंस बचा उतना यहाँ पे आपका बैंक भर देता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राइव बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट भी आपकी जो फैसिलिटी है वो भी आपकी क्या है, एजेंसी फंक्शन में काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स और लोन प्रोवाइड करना, ये आपके कमर्शियल बैंक्स के एजेंसी फंक्शन होते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड देन लेस इन डिपॉजिट्स, ठीक है। अब इसका बेसिक मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे आपके पास कोई भी बैंक है, अब वहाँ पे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी जगह अपने पास ही वो करेंसी होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका यहाँ पे बैंक होगा ना उसके पास कम रुपए आएंगे, ठीक है। कम रुपए आएंगे तो इसी की वजह से यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन पहले दिया करता था, अब वो यहाँ पे लोन नहीं दे पाएगा, ठीक है। जब वो यहाँ पे लोन नहीं दे पाएगा तो वो जो इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है जिससे जिससे उसकी अर्निंग होती है वो भी यहाँ पे नहीं होगी। और उसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो आपका यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर जो यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे कैसे हो रहा था कि जैसे यहाँ पे आपके जो पर्टिकुलर लोग है उसने यहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक ने यहाँ पे लैंड किया मनी को, वहां से उन्होंने पैसे बनाए, ठीक है, इंटरेस्ट के थ्रू। तो यहाँ से आपका जो मनी है, ठीक है, आपने जो डाला उससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इस केस में आपका डिक्रीज हो जाएगा जब भी यहाँ पे लोग अपने पास ही पैसे को रोक लेंगे, क्योंकि अब बैंक जो है यहाँ पे मनी को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा एज अ लोन, ठीक है। तो जब यहाँ पे लोन ही नहीं दे पाएगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसकी अर्निंग नहीं होगी। तो जो आपके यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है एकदम, ठीक है। तो इसमें बस आपका एक बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगना है, या आप बोल सकते हो एक लॉजिक लगना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीजेस इफ, यहाँ पे कब इंक्रीज करेगा आपका, यहाँ पे आपका जो भी सप्लाई है एक पर्टिकुलर गुड के केस में, जब भी आप उसका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो भी यहाँ पे आपके सप्लायर्स है ना उससे ज़्यादा उसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस भी आपका क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होने के चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करने से बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, ठीक है, जब भी आपका प्राइस की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, अगर वो यहाँ पे गिरता है, ठीक है, मतलब कि जो आपका कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग का, जो भी आप गुड बना रहे हो उसका अगर वो यहाँ पे गिर रहा है,
ठीक है। इस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई भी बढ़ रहा है। इसका देखो कहने का मतलब क्या है बेसिकली, जो भी आप मान लो एक कोई गुड है, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे टोमेटो ले सकते हो, ठीक है, कोई भी मान लो, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। अब देखो जब भी मान लो टमाटर का यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं, जो सप्लायर है, वो यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टमाटर उगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब टमाटर उगाएंगे फ़ायदा उठाने के लिए, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो इंक्रीज हो रहा था उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। पहली तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे मान लो कि टमाटर उगाने में अगर आपको कम पैसे लगते हैं, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कम खर्च में ही आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो और आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है क्योंकि आप कम खर्च कर रहे हो उसमें। तो यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो 1 और 2 एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ अदर गुड डिक्रीजेस। तो देखो यहाँ पे मे और मे नॉट हम यहाँ पे केस में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मे और मे नॉट हमने क्यों लगाया, बेसिकली अगर मान लो जैसे टमाटर है, तो टमाटर अगर मान लो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और आगे जाके ये कम हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि मान लो अगर कोई दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है या दूसरा कोई गुड आता है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो सप्लायर्स होंगे ना, वो टोमेटो से हट के उस पर्टिकुलर चीज़ पे चले जाएंगे क्योंकि अब उसका प्राइस ज़्यादा हो गया, तो अब उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मे और मे नॉट। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हम कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आंसर क्या बचा, 1 और 2 यहाँ पे आपका करेक्ट है, तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बोरोअर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस कंपनी यहाँ पे कौन सी होती है, जो भी आपको यहाँ पे लोन देती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो क्रेडिट दे रही है आपको, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स खोलने को बोल रही है, या मनी के ट्रांसफर में आपकी हेल्प कर रही है, और ये सब आपकी कर रही है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये आपका काम करता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करें स्मॉल बिजनेसेस की, इसका मतलब सीधे सीधे है कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, और बेसिकली हम लोग स्मॉल बिजनेस इंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पे जो लोन देगा या क्रेडिट देगा या फिर आप बोल लो सेविंग अकाउंट्स ओपन करेगा, कुछ भी करेगा, तो यहाँ पे जो आपके इंटरप्रेन्योर्स है, वो यहाँ पे आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास जा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या स्टेटमेंट करेक्ट है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से आई है, तो आपको ऑप्शन से ही मैं यहाँ पे समझा दूंगा। तो देखो सबसे पहला आपको दे रखा है द बोरोअर्स शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्मॉल बिजनेसेस है, ठीक है, तो स्मॉल बिजनेसेस है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे बात हो रही है कि द बोरोअर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए आपको यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है ऐसी कंपनी। तो यहाँ पे इनकी इनकम जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये कंपनी यहाँ पे इनको लोन या फिर आप बोलो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे करेक्ट है, और आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपसे यहाँ पे बोल रखा है द बोरोअर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट। अब क्योंकि आपका यहाँ पे स्मॉल बिजनेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लोन भी आपको नहीं देता है कोई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट भी क्या एकदम करेक्ट है कि लोन का भी जो अमाउंट होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, द बोरोअर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेट्रल। अब कोलेट्रल मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता रखा है, कोलेट्रल क्या है, यहाँ पे जो भी आप चीज़ गिरवी रखते हो उसको हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट लगा के यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, और यही आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बोरोवर है वो यहाँ पे आपको रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे वो कोलेट्रल देना चाहता है नहीं देना चाहता है, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखी है कि द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल बैंक्स होती है, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल बैंक्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। पर जब आप बात करते हो ऐसी कंपनीज से, जब आप यहाँ पे लोन या कुछ भी लेते हो, तो वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है ना, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि उनसे ये क्या करते हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसी इंटरेस्ट से ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वही इनकी इनकम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो इनका डी ऑप्शन है, ये भी क्या आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा होगा जो ट्रेडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट पूछा है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। पर जो आपको दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है वो यहाँ पे गलत है, इसलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। और ये आपकी क्या है यहाँ पे गलत है कि एनबीएफसीज कैन नॉट गिव लोन। तो ऐसा नहीं है, ये आपको यहाँ पे लोन भी दे सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है और इसी के थ्रू इनकी अर्निंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मनी को भी यहाँ पे आपको लैंड कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे इनसे भी लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपने बजाज फाइनेंस ये सब आपने सुना होगा, ये सब आपकी क्या है एनबीएफसीज है। तो देखो एनबीएफसीज कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बेसिकली बाकी सब आप इनके कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद भी रखना है ये चीज़ें। तो आपको लास्ट दे रखा है एनबीएफसीज कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये भी आपका क्या है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गलत कौन सा था कि यहाँ पे ये लोग लोन भी दे सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एमएसएमईज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके एमएसएमईज होते हैं बेसिकली इनको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने में आपकी क्या करते हैं मदद करते हैं, और खासकर रूरल एरियाज में आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे ये डायनेमिक सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहली आपको स्टेटमेंट दे रखी है द एमएसएमईज कंप्राइजेज द डायनेमिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ है वो आपकी यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ ही ज़्यादातर आपको ऐसी जगह पे देखने को मिलेंगी। और जो वो पर्टिकुलर जगहें हैं वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है आपकी एमएसएमईज़। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि उनको लो यहाँ पे चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लो कैपिटल चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे वो हेल्प कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है कि एमएसएमईज कंट्रीब्यूट इमर्सली टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एमएसएमई है क्या, इसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, और यहाँ पे ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज ही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाले क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो आपके प्राइवेट ओनर्स है ना, जो प्राइवेट लोग हैं वो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं प्रॉपर्टी को। साथ ही साथ यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये पता चल गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ रहेगी ना वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे मार्केट प्रिंसिपल्स पे डिपेंड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बायर सेलर के वो भी आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली, इसी की वजह से हमारा इकोनॉमिक लाइफ क्या है इन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी नॉर्मल जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड आपके ओन करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, आप या फिर आप बोलो कंट्री में। और उन्हीं की वजह से आपके यहाँ पे सप्लाई और डिमांड, ठीक है, दोनों ही उन्हीं के अपने मर्जी से चेंज होता रहता है। ठीक है, जो अब उनको जो चाहिए होगा उसका वो उस टाइम पे वो सप्लाई बढ़ा देंगे, या जिसका जिसको डिमांड चाहिए होगा उस टाइम पे वो चीज़ इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रही है ना। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं तो देखो पहला आप पढ़ते हैं हम लोग बी ऑप्शन, तो प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रोमिडेंटली इन प्राइवेट हैंड्स। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने जैसा आपको यहाँ पे बताया था कि कैपिटलिज्म बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब कि जो आपके प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, प्राइवेट जो आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करते हैं उस पर्टिकुलर लैंड में। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो सप्लाई और डिमांड को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होने वाला है, और आपसे नॉट पूछा है तो ये आपका आंसर नहीं है। और उसके बाद फिर सी में आपसे पूछा है कि इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि जो आपका यहाँ पे प्राइसेस होते हैं
जो भी यहाँ पे डिमांड सप्लाई की वजह से, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके थ्रू भी होते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ है वो यहाँ पे कंप्लीटली आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड है अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो भी आपके मार्केट प्रिंसिपल होंगे उस टाइम पे उसी की वजह से आपकी जो लाइफ होगी वो आपकी क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सी भी सही है। अब ए में आपको दे रखा है कि देयर इज जनरलाइज कमोडिटी प्रोडक्शन, इट हैज़ मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पे अमीर लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपना डिमांड और सप्लाई यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जब उनको चाहिए होगा ज़्यादा प्रोडक्शन, उसका वो यहाँ पे क्या कर देंगे, अच्छा खासा यहाँ पे प्रोडक्शन कर देंगे और उसके यहाँ पे मार्केट वैल्यू फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो भी क्या आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब नाउ लास्ट वाला जो आपको ऑप्शन दे रखा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो लास्ट वाले में आपको क्या दे रखे है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग और सपोजिटली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो ये आपका एक एसेंशियल फीचर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है, ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्लानिंग से रिलेटेड, तो जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग करते हैं तो आपका किसका फीचर होता है, ये आपका होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये आपका फीचर होता है किसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ना कि प्राइवेट यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का। तो इसी की वजह से ये जो ऑप्शन है ये क्या आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ठीक है। जब ये गलत हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका क्या राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या गलत ऑप्शन है और आपसे यहाँ पे गलत ही पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको आपने दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल हो गया या फिर स्मॉलर हो गया या शॉर्टर हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो किस केस में आपका यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। अब देखो ट्रेजरी बिल्स बेसिकली क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स आपके एक टाइप के आप समझ लो बिल्स, ऐसे बिल्स होते हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट देती है, यहाँ पे एक तरीके से वो गारंटी देती है कि यहाँ पे आप आगे जाके फ्यूचर में उसको क्या कर दोगे, पे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो गारंटी देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बार बता दे रहा हूँ, ट्रेजरी बिल्स आपके ऐसे टाइप के बिल्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी देती है रीपेमेंट करने की आपको फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो बात करते हैं परचेज करने की, परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि पब्लिक ने ट्रेजरी बिल्स जो खरीदे थे कि यहाँ पे लेटर पेमेंट करने के लिए, अब उसकी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मनी सप्लाई में यहाँ पे उसको स्मॉल नहीं करेगा, इसको बढ़ाएगा, ठीक है। इसका बेसिक मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा या फिर हाई कर देगा, ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे की, तो सेल्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक टू पब्लिक। अब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे पब्लिक को अब ट्रेजरी बिल्स यहाँ पे दे रही है और बोल रही है कि आप आगे फ्यूचर में जाके क्या करो, आप पेमेंट कर देना, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे अपने पास पैसे रोक के रख रहे हैं और फ्यूचर में कभी आगे जाके आपको यहाँ पे रुपए देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपसे जो पूछा वो होगा यहाँ पे 2, ठीक है। अभी के लिए 2 अभी तक हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर 2 करेक्ट आ रहा है तो ए और बी दोनों हटा दो, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सी और डी बचा है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है कि सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। तो देखो सीधी बात है, यहाँ पे जब भी फॉरेन एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मनी सप्लाई आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में आपका मनी सप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे याद भी रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर नहीं होने वाला। जब 3 इसका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 2 यहाँ पे क्या है, ओनली करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे डी ऑप्शन क्या आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। फिर फोर्थ आपको दे रखा है कि परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे मैंने बताया चाहे आप सेल करो, परचेज करो, कुछ भी करो आप फॉरेन एक्सचेंज में, आपका जो मनी सप्लाई है वो यहाँ पे इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दोनों चीज़। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 करेक्ट है, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सिर्फ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयर बाय लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। अब एप्रिसिएशन मतलब है कि यहाँ पे आपकी करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे हम जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एक्सपेंशनरी फिस्कल। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशनरी फिस्कल का मतलब क्या है, जब आपके यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग यहाँ पे इंक्रीज कर देती है और उसी के साथ अपने जो यहाँ पे टैक्स रेट्स है, ठीक है, कंट्री में, उसको यहाँ पे क्या कर देती है, कम कर देती है, ताकि आपकी जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे बूस्ट मिले ग्रो होने के यहाँ पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल बोलते हैं, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर रही है पर साथ ही साथ टैक्सेस के रेट जो है कम कर दे रही है। फिर आपको जो यहाँ पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, ये एकदम अपोजिट है आपका एक्सपेंशनरी फिस्कल से। तो यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपने स्पेंडिंग को कम कर रही है पर अपने टैक्सेस को बढ़ा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपका कॉन्टेक्शनरी फिस्कल। अब अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपके बेसिकली आपके कुछ रूल्स होते हैं जो यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल करते हैं नेशन की ओवरऑल मनी सप्लाई को, ठीक है। और इसी की वजह से हम क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने नेशन की ओवरऑल जो हमारे यहाँ मनी सप्लाई है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे रेज करें इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब जब यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट रेट रेज करने की, तो आपका कॉन्टेक्शनरी फिस्कल तो आना ही आना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है अपनी स्पेंडिंग पर यहाँ पे इंक्रीज कर दे रही है टैक्सेस, ठीक है। अब उसी की वजह से टैक्सेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज ही होगा। तो जो आपका एक्सपेंशनरी फिस्कल वाला है ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे है दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या ये मिक्सचर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे इस केस में आपका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है आपका नंबर ऑप्शन बी, ठीक है, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल भी होगा और मॉनेटरी पॉलिसीज भी होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपकी करेंसी की भी यहाँ पे अच्छी वैल्यू हो रही है, ठीक है, एप्रिसिएशन हो रहा है। तो एप्रिसिएशन आपका कब होगा, जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो मनी सप्लाई को, ताकि आपकी यहाँ पे इकोनॉमिकली ग्रोथ हो। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो नाउ आई होप कि आपको सारे जितने भी हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे दो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में किए थे, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मनी, आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज चल रही है। और इकोनॉमी का आपने देखा होगा पिछले बार भी हमारा जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हुए थे, ठीक है। पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिक्रीज हुए थे और आपके यहाँ पे इकोनॉमी के यहाँ पे इंक्रीज हुए थे। तो अगर कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।